पेपर डिस्कस करेंगे। पहला पेपर आपके सामने है। सभी कुछ फाइन चल रहा हो तो हम लोग आगे बढ़े। इसका पीडीएफ कॉपी मैंने आपको शेयर कर दिया ग्रुप पे, यू जस्ट सी दैट। और वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन पर आपको ज्यादा डिटेल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट हो आपको बोलना होगा। अगर आपको इजी लग रहा हो तब भी आपको बोलना होगा, वी कैन स्किप दैट। ना इस पर जो सिलेबस था वो आपको पता ही है, आपने सॉल्व किया है। कई सारा पोर्शन 11th से था, कुछ 12th का था। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कि कितना आप अपने कितना रिवाइज करते रहते हो, उसके बेसिस पे आप कंफर्टेबल लेवल आपका रहा होगा। सो बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन से ऑप्शंस हैं वो आइडेंटिफाई करना है। सो मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है फ्री बॉडी डायग्राम। और एक बार हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना लर्न कर लेते हैं, फिर न्यूटन्स के लॉज, सिंपल से लॉज हैं, उनको यूज कर लेते हैं। देन आफ्टर इंटरप्रिटेशन करके हम लोग आंसर दे देते हैं। यहाँ पर किसका एफबीडी बनाना है तो उसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसको हम एफबीडी में ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लॉन मूवर है, ये डिवाइस है, इसको आप मूव कराते हो ग्रास को कट करने के लिए। आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रियल लाइफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसने एफबीडी बना के दिखा भी दिया काफी हद तक। तो आपने उस डिवाइस का एफबीडी बनाना है। देखना है क्या क्या फोर्स लग रहा है। वेट नीचे को लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, पुशिंग फोर्स इधर लगेगा, जनरली आउटवर्ड दिखाते हैं, आप कैसे भी दिखा सकते हो। ये तीनों फोर्स इसने लगा के दिखाए हैं, और एक आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन पीछे के लग रहा होगा। सब कुछ आपको बना के दिखा रखा है, एफबीडी भी बना के दिखा रखा है। बस आपसे पूछा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज बताइए। हम लोग जानते हैं कंपोनेंट करना एंड ऑल दैट वी कैन थिंक ऑफ कि इसके पी के 2 कंपोनेंट करना अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि पी जो है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं है। सो लेट्स से ये एंगल अगर थीटा रहा होता है तो ये पी कॉस थीटा हो जाता है, और ये पी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सिंस ये वर्टिकल डायरेक्शन, कुछ तो वर्टिकल डायरेक्शन के अगर फोर्सेस को आप देखोगे तो आपको नॉर्मल रेशन ऊपर नजर आएगा, और डाउन साइड आपको नजर आएगा पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू। यहाँ से काफी कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है। क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इसने जो कंपैरिजन किया ना, ये भी देखना होता है ऑप्शन में, पी और एफ को कंपेयर किया है और एन और डब्ल्यू को कंपेयर किया है। तो यहाँ से हम एन और डब्ल्यू को कंपेयर करना चाहेंगे ना। कुछ भी हो, पी एक पॉजिटिव नंबर होगा, साइन थीटा एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि नॉन जीरो होगा। वाई डी इज करेक्ट, वी आर कमिंग टू डी। मैं डी पे बोल देता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन समझ लोगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है एन माइनस डब्ल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। एन माइनस डब्ल्यू इज पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इज पॉजिटिव। इसका मतलब एन मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है, ये राइट है। ठीक है, एक इसमें रिलेशन हमको पता चल गया। अब हमने को पी और एफ में देखना है। अब ये देखना है कि इसने बोला कि ये मूव तो कराता है विद अ कांस्टेंट स्पीड से मूव कराता है, कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जीरो। दैट मींस नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज आल्सो बैलेंस्ड, मीनिंग कि पी cos थीटा की जो वैल्यू है वो एफ के बराबर है। तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एफ बाई पी आ जाएगी। cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, और ऑफ कोर्स लेस देन 1 आएगी। इक्वालिटी भी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी जीरो के लिए आती है, जीरो एंगल के लिए, जो कि नॉन जीरो एंगल है। तो यहाँ से दूसरा कंक्लूजन अपने को ये नजर आ रहा है कि एफ की जो वैल्यू है पी से छोटी है। सो वी हैव कंक्लूडेड बोथ थिंग्स, एक तो ये रिलेशन, दूसरा ये रिलेशन। अब आपको आंसर करना है। अभी तो सॉल्विंग हुआ है, अब आंसर करेंगे।
सो कैन वी आंसर दैट? या वी कैन। इसने बोला इनकरेक्ट बताना है, तो पहले हम करेक्ट पकड़ लेते हैं। करेक्ट कौन से आएगा? n ग्रेटर देन w, ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। और p ग्रेटर देन f, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये अपने आप में करेक्ट है, लेकिन हमने को आंसर में क्या देना? हमने को आंसर में इनकरेक्ट देना है। इसका मतलब इसको फर्स्ट को आंसर में नहीं देना है, इसको आंसर में देना है, इसको आंसर में देना है, इसको आंसर में देना है। सो हमारा जो आंसर आएंगे वो इनकरेक्ट आंसर्स आएंगे। दैट मीन्स दे विल बी दीज आंसर्स। लैंग्वेज का थोड़ा सा ख्याल रखना, यहाँ पर भी करेक्ट इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे आंसर के लिए रॉन्ग है, ये हमारे लिए आंसर के लिए अप्रोप्रिएट है, ये भी हमारे आंसर के लिए अप्रोप्रिएट है। अंडरस्टूड? कर लिया होगा कई लोगों ने, तो आपको डी पार्ट भी समझ में आ गया होगा कैसे उसको जस्टिफाई किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द एंगल नॉन जीरो? अच्छा, व्हाई इज द एंगल नॉन जीरो, हाँ ये भी एक पॉइंट आ सकता है। देखो क्या है ना कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, और अगर किसी भी मूवर को, लॉन मूवर को अगर आप मूव कराओगे तो आप ये जो लाइन है ना, इसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लेके जाओगे, उसको हॉरिजॉन्टल नहीं करोगे। जैसा इसने दिखाया है, इसने ये दिखाया है कि ये जो अगर हैंड यहाँ की बजाय यहाँ करता, ऐसा बनाता, तो फिर हमारा एंगल जीरो रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो कुछ एंगल पर है। तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है, इससे ही पता चल रहा है कि दिस इज नॉन जीरो। इसलिए एक, और वैसे भी आप देखो कि हाँ समझा, तो वो इक्वालिटी को हमको हटा के रखना है, क्योंकि इक्वालिटी लगा दिया तो फिर ये भी उस कैटेगरी में आ जाएगा। तो नॉन जीरो दिख रहा है पिक्चर, इसलिए पिक्चर भी ड्रॉ किया उसने। अगर हॉरिजॉन्टल रहा होता तभी थीटा जीरो होता। अच्छा, कोई पॉइंट है आपका? कंफ्यूजन आता है एग्जाम में बच्चों को कि क्या हमको इक्वालिटी लेनी है नहीं लेनी है, तो अब जैसा पिक्चर में दिख रहा है नॉन जीरो दिख रहा है, तो आप उसको नॉन जीरो रिजिडली फॉलो करोगे। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसका भी ब्रीफ अप करता मैं। इट सेज अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये सर्कुलर मोशन जैसा लग रहा है। क्वेश्चन उसमें बोल भी रहा है कि करेक्टली इंडिकेटेड है, बिल्कुल वो इसी बात को बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि वो डी का जो कंफ्यूजन है वो कम से कम रहे। A certain particle moves in a circle, तो ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। इससे पहले आपने बीडी पे देखा, सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन था। ये सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहाँ पर ए बी कांस्टेंट हैं और इनकी वैल्यू 1 दी गई है। टी इक्वल टू 0 पर स्पीड v नॉट बता रहे हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर लॉन्ग टाइम? देखो जैसे इसने पूछा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या स्पीड होगी, इसका मतलब है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ये सर्कुलर मोशन करने वाला है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर स्पीड आ रही है, इसका मतलब है बाद में वो सेटल कर जाता होगा और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। तो थ्योरेटिकली भी इस क्वेश्चन ऑप्शंस फ्रेम किए जा सकते थे। अपने को कैसे सॉल्व करना है? सर्कुलर मोशन को याद करना है। मोशन इन अ सर्कल, व्हाट वी नो कि एक एसी होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख देते हैं। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम डीवी स्पीड में लिखते हैं, डीवी बाई डी। ये स्पीड का डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी का नहीं। एंड इसको हम लोग आर अल्फा भी लिखते हैं। और भी बहुत सारी स्टोरीज थी, वो सारी आपको रिकॉल करके रखनी है। अच्छा, इसने एटी दे रखा है और टी का फंक्शन है, तो कुछ जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आती है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारे लिए एक्टिव हो जाते हैं। सो एटी की वैल्यू याद रख देंगे इस इक्वेशन से, तो अपने पास एक रिलेशन मिल गया, dv अपॉन dt, द स्पीड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू a स्पीड इनिशियल वाला e रेस्ट पावर माइनस bt। यहाँ से आपको पता चल गया कि वेरिएबल सेपरेशन करना उतना डिफिकल्ट नहीं दिख रहा है। a कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, e रेस्ट पावर माइनस बीटा, bt जो है एक वेरिएबल जा रहा है, dt यहाँ लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, वही बोला उसने। किसी t टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, ये हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, तो पहला पार्ट बनेगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से a v नॉट बाहर आ जाएगा, e रेस्ट पावर का इंटीग्रेशन अब तक आपको पता चल गया होगा, सेम रहता है, और माइनस b से हम डिवाइड करते हैं, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के t तक।
So this is going to be equal to a v नॉट. मैं अगर डायरेक्टली लिखूँ जीरो को पहले लिमिट में रख देता हूँ तो ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब t की पावर जीरो रखोगे तो 1 बनेगा माइनस e रेस्ट पावर माइनस bt आ जाएगा. तो अगर आपसे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछता ना, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हम लोग इस तरह से दे देते थे, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस a v नॉट बाई b 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस bt. मैंने ज्यादा सॉल्व कर दिया. हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते थे. इनिशियल लिमिट जीरो से लेकर के टी को डायरेक्टली इनफाइनाइट रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे. आई जस्ट वांटेड टू शो कि अगर किसी और टाइम पे पूछा जाता तो क्या करते, तो इस तरह से हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं. या फिर किसी टाइम पर आपसे एक्सेलरेशन पूछता तो क्या करते, तो हम जनरल इक्वेशन बना करके आप इसको डिफरेंशिएट करते, तो वो तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है. या फिर जो भी है इसको फर्दर इंटीग्रेट करना होता तब भी ये करते डिस्टेंस निकालने के लिए. अब आप टी को इनफाइनाइट कर दो, e raised to power minus infinite tend to zero, you know that. So v will be equal to v naught plus a v naught by b. ये अपना आंसर हो जाएगा. और इसको फिर ब्रैकेट पे लिख लोगे तो ये हो जाएगा. फिर a और b को 1 रख लोगे तो 2 v naught b हो जाएगा. तो ये दोनों अपने करेक्ट आंसर बन जा रहे हैं. ऑफ कोर्स की बात है, ये नहीं बनेंगे फिर. सो ये टोटली डुएबल था. सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा बेटर ऑफ क्वेश्चन था, बट अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो, मैथ्स जानते हो, नथिंग टू वरी अबाउट. आंसर तक पहुंचा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इट सेज कि अपने पास एक पार्टिकल है जिसका मास दिया गया है और ये मूव करता है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर्टिकुलर स्पीड से. एक दूसरा पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. उसकी स्पीड दी गई t इक्वल टू 0 पे. दोनों के लोकेशंस पता है, एक्स वाई प्लेन इज हॉरिजॉन्टल है, तो अपने को करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है. आपको गेस करना होगा कि ये किस चैप्टर से जा रहा है, कौन, और चैप्टर बोलो या फिर ऐसा बोलो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर रहा है. अच्छा, अभी इस वाले एडवांस पेपर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं या जो पेपर में क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं वो अधिकतर सिंगल कॉन्सेप्ट बेस पे थे, मल्टी कॉन्सेप्चुअल नहीं है. एक बार आप सिंगल कॉन्सेप्ट में कमांड हासिल कर लोगे तो फिर हम लोग मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे. फिर वो अपना यूजुअल बिजनेस हो जाएगा. जैसे आपने देखा पीछे वाले में केवल सर्कुलर लग रहा था, उससे पहले में केवल एफबीडी लग रहा था, दैट्स ऑल. यहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ मास जैसा कुछ दिख रहा है. सो ये बोलता है ऑप्शन के हिसाब से सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल किधर चल रहा है ये बताइए. अगर ये रफ होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इतना होगा तो सेंटर ऑफ मास स्टॉप करेगा. फिर उसी की कहानी आगे बढ़ाता है. सो अब एक फिगर बनाओ और इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो. कोई अगर पर्टिकुलर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको आ गया हो तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं. मैं फिगर जरूर बना देता हूँ. t इक्वल टू 0 पर पहला पार्टिकल 3 पर था, ये पार्टिकल है m1. दूसरा पार्टिकल 9 पर था, यहाँ पर ये है m2, 9 वैल्यू पर. वेलोसिटीज के बारे में ये जो फर्स्ट पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है. ओह, और भी सिंपल हो गया. और ये इधर जा रहा है. तो v1 v2 भी आपको दे रखे थे. अगर स्मूथ रहा होगा, आप जानते हो अगर ये स्मूथ रहा होगा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ठीक है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ अगर आपको इशू बने तो. स्मूथ पार्ट के लिए मैं ब्रीफ में बोल देता हूँ, अगर आपको कंसर्न ना, फिर फ्रिक्शन वाले पार्ट पे आते हैं. तो स्मूथ में आप जानते हो कि अगर स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, इसलिए इस बात पे जोर दिया कि ये हॉरिजॉन्टल है सो दैट ग्रेविटी का मतलब ना रहे. और स्मूथ है तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है. तो सेंटर ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जाएगी VCM m1 v1, दैट मींस 1 into v1 कितना दिया आपको 3 i कैप प्लस 2 kg का दूसरा है, और इसकी वेलोसिटी आपको दे रहा है 6 j कैप डिवाइड बाय 1 plus 2 that is 3 m1 plus m2. So this converts into I cap
प्लस 4j कैप, माय गुडनेस, इस डायरेक्शन में चलेगा। ये आपकी पूरी वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास की। इनिशियल वेलोसिटी आप कर लीजिए और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्मूथ केस के लिए कर लीजिए। अब इसने ये वेक्टर को डायरेक्शन नहीं बोला, उसने फिर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऐड कर दिया कि लाइक कि आप इक्वेशन बताओ, लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट मिला ना, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। इस पे 2 पॉइंट पकड़ लो। ये जो एरो होता है वो इस तरह से जा रहा होता है। तो आपके पास एक है 0,0, हाउ वी कैन से 0,0, नॉट नेसेसरी, क्योंकि इसने ये डायरेक्शन बोली है, ये सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन होगी। पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो पहले उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना पड़ेगा। ओके, लोकेशन भी जरूरी है। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, XCM YCM। XCM होगा m1 x1, दैट मीन्स 1 into 3 plus 2 into 0 divided by 3, that is 1। YCM निकालना पड़ेगा, 1 into y कोऑर्डिनेट फर्स्ट का 0 है, 2 का y कोऑर्डिनेट 9 है, डिवाइड बाई 3, दैट इज 6। सो 1,6 से चल रहा होगा, 1,6 समवेयर हियर। ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लोकेशन है। और अब इस पॉइंट से ये 1,6 पॉइंट से किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कहीं। सो वो डायरेक्शन कैसे बनानी होगी, वो आपको देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से अगर हम 1 इधर चलते हैं और 4 इधर चलते हैं तो दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा। ये 1 चलना है, ये 4 चलना है, तो इसके कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे 2,10, क्योंकि मिक्स नहीं करना है, सबका अपना अलग मीनिंग चल रहा होता है। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी सेंटर ऑफ मास की, वो ये आएगी। डायरेक्शन यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, तो लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन की, जैसे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा। सो दिस कुड बी लाइक दिस कि y माइनस y1, यू नो कि कैसे निकालना होता है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, 4/1 x minus 1. So you can check it out how much this is going to be, 6 plus 4x minus 4. So y should be equal to 4x plus 2. इस स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। और फिर अपना ऑप्शन देखेंगे क्या यही बोल रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, यस सही बोल रहा है, तो इसको करेक्ट में कैटेगरी में रख देंगे। आपके पास कुछ और भी आइडियाज आ सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, बट माइंड इट कि आपको इनिशियल लोकेशन पता करना पड़ेगा, एक और लोकेशन पता करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस डायरेक्शन से ये स्ट्रेट लाइन निकालना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये तो वो केस हुआ जिसमें ये फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन वाला केस होगा तो भी क्या करने वाला है कि ये चलेगा तो इसी लाइन पे, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और कोई टॉर्क वगैरह तो है नहीं, सो इट, और फोर्स भी नहीं है, सो फोर्स फ्रिक्शन अलोंग द लाइन आएगा तो इसी लाइन पे ही चलता रहेगा। फ्रिक्शन वाले केस में ये कंटिन्यूअसली नहीं चलेगा, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती रहेगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी, कभी ना कभी सेंटर ऑफ मास स्टॉप करेगा। तो एक पार्टिकल आपका यहाँ से चल रहा है, इस वेलोसिटी से चल रहा है, कितना डिस्टेंस चलने के बाद, कितने टाइम के बाद, कब स्टॉप करेगा, ये अपने को पता करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए ये 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो इसी से रिलेटेड है। कैसे आंसर देने वाले हैं, लेट मी एक्सप्लेन। सो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ और बी सी डी के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन के लिए। जब फ्रिक्शन वाला रहा होगा तो एक डी एक्सिलरेशन लग रहा होगा, रिटार्डेशन जिसको आप कह सकते हो, या फ्रिक्शन फोर्स मैं लिखूं तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इनटू नॉर्मल रेडिएशन। ग्रेविटी इनसाइड की तरफ होगी तो टोटल मास इनटू जी आएगा। टोटल मास हमारे पास कितना है, 1 + 2 3 हो जाएगा। एनीवे अपने को तो एक्सेलरेशन से मतलब है, एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू जी, रिटार्डेशन बेसिकली इतना रिटार्डेशन लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर हम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन की तरह से जा रहा होगा तो ये 16√17 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में गोर। तो आपको एक इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, आपको उसका रिटार्डेशन पता चल गया। अब आपको आंसर क्या देना है, सेंटर ऑफ मास विल स्टॉप आफ्टर व्हाट टाइम,
So first equation लगा दो, 0 is equal to u minus 80. Find t out of it. That's a u by a. That is root 17 divided by mu g. Mu कितना दिया? 0.2, g is 2, so that's 2. So is there anything? ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? रूट 17 आएगा आपके पास, 4 के आसपास आएगा, तो ये 2 के आसपास जाएगा। लेफ्ट आंसर का 3 दिया गया, ये करेक्ट भी है। एक बार रीचेक करते हैं क्या जा रहा है। If then the coordinate of this is where it's going to stop finally is this, and where it's going to stop after what time? Sir, center of mass को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यस sir, the both of the masses will not same at the they will not stop at the same time. They will stop at different times because the acceleration is बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक्सटेंड करके एक कॉन्सेप्ट लगा दिया है जिसको क्रॉस चेक नहीं किया कि हम फ्रिक्शन इसी पर लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन पार्टिकल्स पे लगता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल करेक्शन की जरूरत पड़ गई। वो ये कि फ्रिक्शन हम सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज नॉट लाइक कि एक पार्टिकल होता है। तो अपने को क्या करना था कि अपने को इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ही पढ़ना था, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन या रिटार्डेशंस निकालने थे, वहां से हमको एसीएम निकालना था। तो जो ए मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये एक एक्सटेंड ये ज्यादा हो गया, ये कॉन्सेप्चुअली वैलिड नहीं जा रहा है, इसीलिए ये ट्रैप हो गया। सो जिस तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी एग्जैक्टली वैसे ही जाना चाहिए था। फर्स्ट पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा, सेकंड पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा, बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास पे नहीं। सही आपने आइडेंटिफाई कराया। तो ये F1 बोल लेंगे, ये F2 बोल लेंगे, क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास के बारे में लोग बात करते हैं ना, तो इंडिविजुअल से सेंटर ऑफ मास की तरफ जाते हैं, डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे वर्क नहीं करते हैं। दैट वाज द रॉन्ग पॉइंट। यहाँ पर देखो मैंने VCM निकाला, XCM निकाला, YCM निकाला, फिर RCM निकाला था। सो सेम चीज को कैरी करना चाहिए था। सो मैं इसको करेक्ट करके फिर से बोलता। फर्स्ट के लिए A1 कितना आएगा? फर्स्ट के लिए A1 आएगा μ1 इंटू जी। अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अलग अलग भी देगा तब भी हम आंसर दे पाएंगे, तो ये जनरल वे रहता अपना। ये कितना रहेगा? 2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी U1 की? U1 की इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता है 1, तो इनकी जरूरत पड़ेगी तो हमको यूज कर लेंगे। और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसके बाद में A2 के बारे में बात कर लेते हैं। A2 कितना रहा होगा? वो भी μ2 इंटू जी रहा होगा, दैट इज वो भी 2 रहेगा अपने पास। हाँ, हम लोग कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं कहाँ पे स्टॉप करेगा, क्योंकि वो स्टॉप के बारे में बात कर रहा है। जनरली ये बात नहीं कर रहा है कि कहाँ किसी मोशन के टाइम की बात नहीं कर रहा है। एग्रीड, टोटली एग्रीड। U2 आपको 4 से स्टार्ट करना है, तो ये आपको एक स्टोरी मिल गई, एक ये स्टोरी मिल गई, अलग अलग पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए। अब आपसे बोलता है कि स्टॉप कहाँ पर करेगा, देन सेंटर ऑफ मास विल स्टॉप आफ्टर व्हाट टाइम। तो आप देखो, इसका टाइम निकालो, इसका टाइम निकालो, दोनों बराबर आएंगे तो वही हो जाएगा। अदरवाइज जो बाद में स्टॉप हो रहा होगा वो आंसर होगा, क्योंकि अगर एक भी पार्टिकल अपना चलेगा ना तो सेंटर ऑफ मास चलेगा। सो हमने को इंडिविजुअली सॉल्व करने का, और फर्स्ट से कुछ पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले से अपने को मिलेगा। आप इसके लिए इंडिविजुअल इक्वेशन लगा सकते हो। स्टॉप करने के लिए 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी minus a into t1. So t1 is coming as 1/2 seconds. और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, सो ये कब स्टॉप करेगा? क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और रिटार्ड हो रहा है कांस्टेंट रिटार्डेशन से। सो क्या इसकी जो वैल्यू आने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस acceleration into t. So t2 you can call it. This is going to stop after 2 seconds. तो ये 2 सेकंड में स्टॉप करेगा, ये हाफ सेकंड में स्टॉप कर जाएगा। मोर ओवर ये कितना डिस्टेंस चलेगा x1 में, या x, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3,
सो कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए, तो अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे तो 3 से स्टार्ट किया था, प्लस फर्दर कितना चलेगा? अभी काम ये कर लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी थी 1 माइनस ट्वाइस ए की वैल्यू कितना निकला है 2 इंटू x1, so x1 इज कमिंग एज 1/4। और यहाँ से अगर हम ये निकालना चाहें स्टॉपिंग की कंडीशन, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू y1, सो y1 इज कमिंग एज 4। सो नया फाइनल कोऑर्डिनेट कितना आएगा? फाइनल कोऑर्डिनेट्स, तो उसके लिए एक्सियम की जो वैल्यू आनी चाहिए that is going to be 3 plus 1/4। कुछ फिजी टाइप का लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 13/4 आ जाएगा। YCM कितना जा रहा है आपका? दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 9 प्लस एक्स्ट्रा 4, 13 आ जा रहा है। सो ये अपनी स्टोरी दिख रही है। अब ये हमको फाइनल पोजीशन पता चल गया। स्ट्रेट लाइन के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये फाइनल लोकेशन हो गया, ये पता चल गया, ये अपने को टाइम मिल गया। Center of mass never stopping. Sir, U2 is 6 लेकिन meter इसका per second. कुछ गलत ले लिया क्या मैंने? सर U2 की वैल्यू 4 ली है आपने, ओके वो ओके 6 होनी चाहिए। ओके कैलकुलेशन का वैल्यूज को गलत पिक कर लिया मैंने। U1 अपने पास कितना था? दोनों की वैल्यूज को रॉन्ग पिक किया है। U1 वाज 3, पार्डन फॉर मी, क्योंकि मैंने इस वाले को ज्यादा ओवरलुक कर लिया, बार बार इसी से वैल्यूज पिक की। कुछ वैल्यूज के करेक्शंस हैं, जैसे U1 को अपने को बदलना है और U2 को बदलना है। U1 अपने पास कितना दिया गया है? 3, ये 3 से चल रहा है, और U2 कितने से चलता है? 6। कॉन्सेप्चुअली प्रॉपर है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा चेंज, नंबर्स बदल गए। नंबर्स एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अगर इसको 3 रखते हैं आप, तो T के लिए यहाँ पे कितना जाता है? 3, इजंट इट? तो ये अपना आंसर आता है 3/2। और यहाँ पर परिवर्तन आएगा, ये आएगा अपना 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 9/4। सेकेंड में क्या चेंजेस आने वाले हैं? सेकेंड में हम लोग लिखने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 6, 36/4, 9। यस सर सेकंड का एक्सेलरेशन भी 4 आएगा ना? mu2g। सेकेंड का एक्सीलरेशन, हाँ, वो म्यू इंटू जी है ना। म्यू इज दिस और जी इज 10। एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब देखो एक्सियम अपना कितना बन जा रहा है, अब आपको समझ में आ जाएगा, अपना आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। 9/4 आएगा ये, और दिस शुड बी इक्वल टू 9 + 9। अब आपसे पूछता है कि कितने टाइम बाद स्टॉप करेगा। पहला पार्ट आंसर देता हूँ मैं। ये पॉइंट आपको समझा या फिर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं? लेट मी क्विकली एक्सप्लेन अगेन। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पार्टिकल को समझना है। ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सिंगल पार्टिकल, वन डायमेंशन मोशन, नथिंग एल्स। इस पार्टिकल का मास दिया गया, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं फ्रिक्शन से। रिटार्डेशन, बेसिकली अपने को रिटार्डेशन बोलना चाहिए, ये आ जाएगा। इसको v = u + at यूज कर लिया, स्टॉप के टाइम पे वेलोसिटी को 0 किया, t निकाला, 3/2 सेकंड आया। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है x डायरेक्शन वाला, वो 3/2 सेकंड के बाद स्टॉप कर रहा है। अंडरस्टूड? फिर हमने सेकंड पार्टिकल के बारे में बात करना स्टार्ट किया। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 6 थी, और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आप बोलो तो वो 2 आ रहा है। उसके लिए स्टॉपिंग कंडीशन लगाया, तो टाइम कितना आया? 3 सेकंड। और कितना डिस्प्लेसमेंट किया? वो 9 मीटर आ गया। अब आपसे पूछता है कि सेंटर ऑफ मास कब स्टॉप करेगा। सपोज के लिए 2 पार्टिकल चल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास हमारा मूव कर सकता है, लेकिन अगर एक पार्टिकल भी चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास स्टॉप तब करेगा जब दोनों रेस्ट पर आ जाएं, पहली कंडीशन, या फिर दोनों रेस्ट पर आएंगे तभी रहेगा, या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो जाए, वो एक अलग कहानी है। तो इस केस में सिंस वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास हमारा रेस्ट पे तभी आएगा जब दोनों पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएंगे।
So how long the center of mass is moving from t equal to 0 to that particle's time जो बाद में स्टॉप करता है. तो बाद में स्टॉप करने वाला ये 3/2 सेकंड में स्टॉप करता है और दूसरा वाला जो स्टॉप करता है वो 3 सेकंड में स्टॉप करता है. इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास जाएगा वो 3 सेकंड तक ट्रैवल करेगा. तो इसलिए इसने कितना दिया गया 3 सेकंड में ट्रैवल करेगा, स्टॉप कर जाएगा. तो हम 3 सेकंड को मार्क कर देंगे. इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा मूव नहीं करेगा. सेंटर ऑफ मास विल स्टॉप. क्यों स्टॉप कर जाएगा? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और एक बार ये पार्टिकल स्टॉप हो गया तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये रिटर्न नहीं करेगा. अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होकर कोई बाहर से लगाया गया कांस्टेंट फोर्स होता तो सेंटर ऑफ मास मूव करता रहता, क्योंकि पहले आगे जाता है फिर इसको बाद में पीछे लेके आता. अंडरस्टूड? सो इट विल स्टॉप आफ्टर 3 सेकंड. सो दैट इज सेकंड पार्ट. इसके बाद अब अपने को ये पता करना है कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताइए. अच्छा, कोऑर्डिनेट ही पूछ रहा था तो वो तुम्हारे पास आई है. अगर डिस्टेंस पूछता तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता. कोऑर्डिनेट बताना है. सो how we can find it out कि then the coordinate of center of mass where it will stop finally is. So finally stop करने के लिए हमने x का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया. ठीक है, y का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया. एक बार कैलकुलेशन को और भी वेरीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज हमारे यही आंसर हो जाएंगे. 3 से ऐड किया. ये 3 क्यों किया था मैंने? क्योंकि वो 3 मीटर पे इनिशियली था. और इसको 9 क्यों किया? क्योंकि वो 9 पे इनिशियली था. तो इसके जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं. ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना न्यूमेरिकल वैल्यू बनाएगा जाकर के एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. दिस विल बी 3 प्लस 1 पॉइंट rather 2 पॉइंट इसके बाद 1 बचेगा. सो 25 टाइप का आ जाएगा. You can check it. So that will become 5.25. ये कितना जा रहा है? 18. एक बार कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर लीजिए, अदरवाइज जो हम लोगों ने किया है प्रोबेबली वही आना आएगा. सर सी ऑप्शन कैसे भी करेक्ट होगा ही नहीं ना सर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स पर है और उसका कोऑर्डिनेट 1.75 दिया है, तो वो पीछे कैसे आएगा? वो वैलिड लग रहा है. तो अभी हम लोगों ने ये निकाला ना, ये क्या निकाला है? ये फर्स्ट पार्टिकल का एक्स लोकेशन है. क्लियर कर देता हूँ. ये फर्स्ट पार्टिकल का एक्स लोकेशन है जहाँ स्टार्ट कर रहा है. ये सेकंड पार्टिकल का एक्स लोकेशन है जहाँ पर स्टार्ट कर रहा है. अब अपने को एक्सियम चाहिए. तो हाउ टू गेट एक्सियम? एक्सियम आएगा फर्स्ट पार्टिकल का मास विच इज 1, उसकी एक्स लोकेशन विच इज 5.25 प्लस सेकेंड का मास विच इज 2 kg, उसका x location 0 divide by 3. So this is going to be 5.25 divided by 3. That settles to 1 point. इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 22 आ जाएगा. 7, 15, 5. तो ये XCM का लोकेशन आएगा. YCM कैसे पता करेंगे? So YCM के लिए आएगा फर्स्ट पार्टिकल, उसका y कोऑर्डिनेट 0, सेकेंड पार्टिकल which is of 2 kg and its coordinate is came out to be 18 divided by total mass 1 plus 2, that is 3. So that settles to 6 into 2, 12. तो अगर हमसे सेंटर ऑफ मास का फाइनल कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो सेंटर ऑफ मास का जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी 1.75, 12. ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, पार्टिकल्स के नहीं. अभी तक हम लोगों ने किसके निकाले थे? पार्टिकल के लिए. ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए था फाइनल लोकेशन, ये सेकंड पार्टिकल का फाइनल लोकेशन था, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का. अब आपको समझ में आया? अब देखो क्या सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट और बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन में फिर से वही म्यू दे रहा है और स्टॉपिंग का टाइम 1.5 पूछ रहा है. 1.5 क्यों पूछा आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल जो है 1.5 सेकंड में स्टॉप किया है. तो आपको ये चेक करना है कि अगर पहला 1.5 में स्टॉप होता है, दूसरा 3 सेकंड में स्टॉप होता है, तो सेंटर ऑफ मास कब तक चला? सो इट ट्रेवल्स टिल द पार्टिकल्स ट्रेवल. तो वो एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा हो, दूसरा कर रहा हो, सभी कर रहा हो, तब तक ये चलता है.
ओके सो ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब किसी ऑप्शन को री एक्सप्लेन करना हो तो जल्दी से बोल लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, वेक्टर्स था और सिंपल 1 डायमेंशन का था, बट कैलकुलेशन प्रॉपर करनी थी। अब देखो कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं या फिर कैजुअल मिस्टेक्स होती हैं, हो जाती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है कि ये अपनी कौन सी लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं, फाइनली हम अपने आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। Okay, we can move to the next question. Question number 4. It's this figure represents on log scale. ये log scale पर एक picture बनाई गई है और pressure depends on adiabatic compressibility of 2 gases. Mark the correct options or option whatever it is. तो ये log K of log P बनाया गया. P for pressure है. Adiabatic compressibility क्या होती है हम लोग कभी बात कर चुके हैं। पेपर डिस्कशन के टाइम पे ही मैंने बोला था इसको अपने नोट्स में जरूर रखिए। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है और एडियाबैटिक में बल्क मॉडुलस गामा पी होता है, यू रिमेंबर दैट। तो ये आएगा 1 अपॉन गामा पी। आइडियल गैसेस के लिए एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन गामा पी होती है। मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक कंडीशन में गामा पी निकाला था, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल कंडीशन में पी निकाला था, जिसको न्यूटन्स की स्पीड में या फिर लाप्लास करेक्शन में यूज किया था, इफ यू रिमेंबर दैट। तो वहां से कैरी होता है। अच्छा, अगर ये रिलेशन अपने को पता है तो इसका एल ले लो। तो जब इसका एल लोगे तो या फिर लॉग लोगे तो ये बनेगा लॉग, सिंस ये रिलेशन है तो log k की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम माइनस log ऑफ गामा p। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस log ऑफ p माइनस log ऑफ गामा। एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल टू m x प्लस c, जहां पर y का मतलब क्या है log k, x का मतलब क्या है log p। तो स्लोप कितना दिख रहा है आपको, स्लोप -1 दिख रहा है, तो नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। यस, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। यस, बोथ आर स्ट्रेट लाइंस ऑफ नेगेटिव स्लोप। इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस log ऑफ गामा आएगा। सो ये इंटरसेप्ट हो गया। सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और उसका फिगर ड्रॉ करके बताया गया आपको। सो ये फॉर्मूला हमारे लिए कई बार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर इक्वेशन बन जाता है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स, फिर हमने ये जज कर लिया कि ये जो ग्राफ क्या है वो हमको समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यूज अपने को बतानी है या फिर इसके इंटरप्रिटेशंस बताने हैं या 4 ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है, वो हम लोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे पहला ऑप्शन लाइन 1 एंड 2 में रिप्रेजेंट मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैस रिस्पेक्टिवली। जैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। व्हाई? बिकॉज ये एटॉमिसिटी के बारे में बात कर रहा है और गामा फंसा हुआ है जो कि एटॉमिसिटी के बारे में बात करता है। तो इसको हम सी पता कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि किसका गामा बड़ा है किसका छोटा है, और मोनोडाई में हम जानते हैं किसका गामा बड़ा है किसका छोटा है, तो कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसे ऑप्शन में ये मे करके बोल रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी देखनी है, अगर पॉसिबल है यस दैट्स आवर आंसर। सो 1 के लिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, सी किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि log ऑफ गामा 1 और log ऑफ गामा 2 को कंपेयर कराते हैं। जब नीचे जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा इसका कम ना होगा, तो log ऑफ गामा 2 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, गामा 2 बड़ा होगा। log के बारे में आप जानते हो, गामा की वैल्यू मोर देन 1 होती है, वो सारी स्टोरीज आप जानते हो। सो इससे अपने को पता चलेगा कि गामा 1 इज स्मॉलर, गामा 2 इज लार्जर। और मोनो के लिए आप कितना, मोनो एटॉमिक के लिए कितना रखते हो, डायटॉमिक के लिए कितना रहता है गामा, वो आपको पता होना चाहिए। तो गामा डायटॉमिक के लिए रहता है 1.4, मोनोटॉमिक के लिए कितना रहता है 1.67। यू कैन करेक्ट इफ इट इज नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब मोनो के लिए गामा ज्यादा होता है। तो अगर सेकंड को आप मोनो बोलोगे तो चलेगा, फर्स्ट को डाया बोलोगे तो चलेगा, जबकि ये फर्स्ट को मोनो बोल रहा है रिस्पेक्टिवली में, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। सो फर्स्ट को मार्क नहीं करेंगे, बाकी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। ये बोला फर्स्ट में रिप्रेजेंट डायटोमिक, यस। सेकंड में रिप्रेजेंट मोनोटोमिक, यस। दैट्स करेक्ट, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सो फिर इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस वन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन दिस मोर। एक बार गामा पता चल गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर लेंगे।
दूसरा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए आप ये याद रखो, बाकी आप ये कर सकते हो। और ये ग्राफ एक दो बार एग्जाम में आया है तो इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स। सो ये क्वेश्चन जो आपका था किससे रिलेटेड था, आप कह सकते हो कि थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड था और ग्राफ बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सो 5 में भी आपको एक ग्राफ दिया गया, मतलब एक ही में दो पिक्चर दिखा दिया गया, ए और बी के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया और आपसे बोला है विच मस्ट बी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको पता करना है, तो इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं वो आइडेंटिफाई करना, वही आपको मार्क बनाना है एज एन आंसर। ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं वो गिवन टेम्परेचर पर है। गिवन टेम्परेचर का मतलब समझते हो, आइसोथर्मल ग्राफ है। दिखने में भी आइसोथर्मल लग रहा है बट दिखने में तो कुछ भी लग सकता है, सभी एक ही जैसे लगते हैं, तो आइसोथर्मल है ऐसा इसने बोल दिया। ये मासेस हैं सैंपल्स के, MAMB मास दिया गया मोलर, और ये NaNB जो है वो मोलर मास है, सॉरी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स भी पता है और मासेस भी पता है, बाकी आप कंपेयर कर सकते हो। सो टेम्परेचर गिवन है, गिवन टेम्परेचर दैट मीन्स दोनों के लिए T सेम रहता है। फिर आप एक काम करो, कोई भी एक ऐसी लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो। हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में A का प्रेशर ये होगा, B का प्रेशर ये रहा होगा। So pressure of A must be less as compared to pressure of B for constant volume scenario. ठीक है, so अपने पास रहता है PV is equal to nRT। T कांस्टेंट है, V हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो अपने को P proportional to N पता चला। PA upon PB is going to be equal to NA upon NB, ये तो बोला ही जा सकता है। यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि PB की वैल्यू डेफिनेटली PA से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब PB बड़ा होगा, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि NB की वैल्यू जो आनी चाहिए वो NA से बड़ी आनी चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सो NB must be greater than NA, that's what we can conclude with definite opinion और डेफिनेट सेंस में। अब ये बोलता है कि ये दो ऑप्शन NA में दिए गए NB में, तो ये जो दिया गया है ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है, तो दिस इज मस्ट इनकरेक्ट। So this must be incorrect. Must be incorrect. Incorrect in the sense language wise. आंसर है, ये हमारा आंसर है, इसलिए हमारा आंसर होगा। अंडरस्टूड? बाकी को आपको चेक करना है, तो आप वो इनकरेक्ट हो गया तो फिर ये करेक्ट हो गया, तो इसको तो मार्क करेंगे नहीं आप। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अब इनमें मासेस के बारे में इसने बोला है, तो आप देखो कि मासेस के बारे में कुछ आइडिया ले सकते हो, आइडिया, और अपने को श्योर शॉट लेना है, मस्ट लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखोगे कि आपको शॉर्ट शॉट आइडिया मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास ये रिलेशन है, ये रिलेशन से मास के बारे में नहीं पता चलता है, क्योंकि मास जो है ना वो कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट है, और यस, तो मास के बारे में हम कुछ कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। सर आपने लिखा A और B हाँ साइमल्टेनियसली इनकरेक्ट, बोलो। सर A और B तो दो अलग अलग ग्राफ है, तो दोनों के टेम्परेचर्स अलग रहेंगे ना, तो TA और TB रहेंगे, टेम्परेचर सेम कैसे पता चलेगी आपने? उसने ऐसा बोला है, मतलब T at a given temperature, two different gas samples at a given temperature। तो पहला तो उसका सर लैंग्वेज अगर से बोल रहा है उससे। हाँ, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ, एक मिनट पेशेंस रख लो। कि उसने जो बोला है उसका मीनिंग है कि दो डिफरेंट गैसेस को एक गिवन टेम्परेचर पर हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों गैसेस के टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि जब ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं तो के टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं। आई एग्री विथ योर पॉइंट, लेकिन वो हम एक ही गैस के बारे में दो टेम्परेचर पर ग्राफ को बनाते हैं,
So for the same gas, if we draw the isothermal for two different temperature, they look like this. But this is not the case for the same gas. It is case for the two different gases. Making sense? Sir, So ये अपनी एक अलग गैस, एक अलग गैस. हाँ. Sir, even if there are two different gases, the PV equals to nRT situation, like the equation is valid for all the gases. So, Of course. So PV product should be constant when temperature and moles are constant. Of So course. the graph will overlap if the temperature is constant and the moles are constant. Yes, temperature is a constant, mole is a constant, so PV remains constant, so it comes like hyperbole. Now, what that constant is, that does matter. Now, T is same for the two, so T will not make any difference, but the moles are different. So the constant, the product itself is going to be different, right? So both will be hyperbola, but they will not be overlapping. Overlap तभी करते जब ये नंबर दोनों के लिए सेम आता. अब ऐसे सोचो ना कि y is equal to 2 लाइन ड्रॉ करना, y is equal to 3 लाइन ड्रॉ करना, अलग अलग लाइन्स होती है ना. 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है. सो अगर हम कांस्टेंट बदल देते हैं तो ग्राफ बदल जाता है. फॉर्मेट वही रहता है. स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन रहेगा, पैराबोलिक का पैराबोलिक रहेगा, हाइपरबोलिक का हाइपरबोलिक रहेगा, लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा. Get my point? Okay, sir. So, Yes, sir. हाँ, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, मोल्स अलग होने की वजह से वो अलग अलग दिखेंगे. और हम लोगों ने ये जस्टिफाई भी किया कि मोल्स डेफिनेटली अलग अलग है, बी के ज्यादा है, तो जो ऊपर वाला है उसके पास ज्यादा मोल्स होंगे क्योंकि उसका कांस्टेंट बड़ा है. अच्छा, आपने ये लिखा कि ए और बी में एक गलत होगा. ऑफ कोर्स कि दो में से एक ही बड़ा हो सकता है. तो लेकिन कौन सा है, क्या हम श्योर शॉट बोल सकते हैं? श्योर शॉट नहीं बोल सकते हैं. इसीलिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया? मस्ट. That means if you are sure, then only mark it. Otherwise, if you don't know, it can be anything. Like MA can be greater than NB, MB can be greater than MA. Both may be equal, maybe whatever. So we are not able to decide anything about them, so we will leave them. So we are not sure about them. We are sure about this. Okay, that was from again thermal physics. Good one. Question number 6. Again thermal physics. So it says 1 mole of monatomic gas given by this relation, temperature changes from here to here. Correct option. I think ये आप सभी ने कर लिया होगा. कोई particular option explain करना है तो आप बोल सकते हो. We have done this type of question a number of times. और अगर आपसे नहीं भी हुआ तो मैं बता भी सकता, नॉट एन इशू. ये प्रोसेस दी गई, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपके पास है, वर्क निकालो, ये निकालो, सब कुछ कर लो. आप चाहो तो इसको क्या बोलते थे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कन्वर्ट कर लो, वहां से वर्क डन फॉर्मूला लगा लो, बहुत जल्दी हो जाएगा. और या फिर आप ऐसे निकाल लो वर्क डन के लिए, इंटीग्रेशन पीडीवी, और सबको एक में कन्वर्ट कर लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी पकड़ो. इसमें टेम्परेचर दे रखा तो बेटर है कि टेम्परेचर घटम में चले जाओ. पी की वैल्यू रख लो, कितना आ जाएगा? एन आर टी बाई चलेगा एन आर टी बाई वी कर लो, और डीवी को डीवी रहने दो. फिर आप एक काम करो कि यहाँ से वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यहाँ से आएगा 2v dv इज इक्वल टू dt. सो मैं ये भी सॉल्व करके बता देता हूँ, कई बार हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है. v की वैल्यू अंडर रूट टी आ जाएगी, और dv की वैल्यू, या फिर एक काम कर लो, अभी इसको v रखो, dv की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो dv आ रहा है dt डिवाइड बाई 2v. सो दिस कन्वर्ट्स इनटू n r बाई 2 इंटीग्रेशन t dt डिवाइड बाई v स्क्वायर. अच्छा, v स्क्वायर कितना है? t है, तो t से t कैंसिल हो गया. सो अपने पास बना n r बाई 2 इंटीग्रेशन dt. dt कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है आपको? 100 केल्विन से लेकर के 400 केल्विन तक. आंसर हो गया 300. उधर से आ जाएगा, बाकी नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए गए हैं, तो 150 टाइप का अपना आंसर हो जाएगा. 150 टाइप करेक्ट आंसर होगा. सो ये जनरल तरीका है करने का. पॉलीट्रॉपिक पे ले जाना वो भी एक तरीका आपके पास है. अदरवाइज पीडीवी से स्टार्ट करो, डिफरेंशिएट करो, वैल्यूज को प्लेस करो, उस क्वांटिटी के टर्म में ले जाओ जो आपको गिवन हो, सिंपलीफाई करो. यस, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चाहिए, वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चाहिए था ना, इक्वल टू का नहीं.
अब वो वैसा बोल रहा है कि ये प्रोसेस है तो चलता है ना, हो सकता है वो ऐसा मैनेज कर रहा हो, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कई बार क्या होता है ना, वो प्रोपोर्शनलिटी में देता है, कई बार वो डायरेक्ट वैल्यू देगा। अपने को जो भी दिया होगा उसको यूज करना, उसको एक्सेप्ट करके चलना है। और प्रोपोर्शनलिटी होता है तो हम उसको सी लगाते, सी यहाँ पे 1 है, दैट्स ऑल। फिर इसके बाद हीट निकालना है। आप जानते हो ये दिया गया तो टेम्परेचर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इजीली निकाल लेते हो। उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है, वो प्रोसेस से इंडिपेंडेंट रहता है, हेंस सीवी डेल्टा टी। सीवी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कौन से टाइप की गैस है, तो उसने बोला होगा टाइप कौन सा, मोनोएटॉमिक है, ये भी निकल आएगा। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आपको हीट के बारे में पता चल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये सारे इस तरह के क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एग्जाम के लिए पॉपुलर होते हैं, और सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो डब्ल्यू की डेफिनेशन लगानी होती है, एक यू की निकालनी होती है, और एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना होता है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज कॉल्ड 7। इस पे इसी को गैस वगैरह को गैस ही होगा शायद, आइडियल गैस है, यस। उसको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से कनेक्ट कर रखा है, एंड देन आस्किंग की बताइए हमारे क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो इसने बोला द पिस्टन ऑफ मास m एंड क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रिक्शनलेस दे रखा है। इक्विलिब्रियम में पिस्टन राइजेस अप x0। तो इनिशियली कैसा होगा पहले वो पढ़ना पड़ेगा मेरे को। एन आइडियल गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर, P इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनिशियली इसका प्रेशर ज्यादा था, और फिर क्या करता है, और ये अनस्ट्रेच था, यहाँ से आपने छोड़ा है तो इसका प्रेशर ज्यादा रहा होगा, तो ये ऊपर जाएगा और फिर कहीं ना कहीं जाकर के सेटल हो जाएगा। अगर आपने कर लिया हो तो हम स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं मान लीजिए कि पिस्टन हमारे यहाँ पे चला गया। सॉल्व करने का अपना बेसिक इजी तरीका, यहाँ से लेट से कि ये कुछ x डिस्टेंस ऊपर चला गया। अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गया ना, तो आपके स्प्रिंग में कंप्रेशन आया होगा कितना, x का। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है किसका, पिस्टन का। इसने बोला है कि इक्विलिब्रियम में हमारे लिए क्रक्स पॉइंट इक्विलिब्रियम है। सो स्प्रिंग विल बी पुशिंग इट डाउन बाय kx, और इसने x नॉट बोला इसको, तो हम लोग इसको x नॉट पकड़ते हैं ना, राइजेस अप बाय x नॉट, तो ये x नॉट हो गया, अच्छी बात है। इसके अलावा ऊपर से एक प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, P नॉट इंटू ए। इसने एरिया को S बोला है तो हम भी S लगा देंगे। गैस का प्रेशर आएगा P इंटू S, ये फोर्स बन जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पर है, इक्वेट कर देते हैं। So from here we will say PS must be equal to P naught S plus KX naught. So how was the pressure of the gas later on is? Let's say इसको P dash बोलते हैं फाइनल प्रेशर को, क्योंकि P इसने इनिशियल बोल रखा है। Yes. सर PS इज इक्वल्स टू P नॉट S प्लस KX नॉट प्लस mg, पिस्टन का मास भी अच्छा होगा। mg, ओके यस यस, आई मिस्ड इट, आई कंसीडर टू बी मासलेस इसने, जबकि मैंने पढ़ा था इसका मास m दिया है। गुड, एग्रीड। सो यहाँ पर एक mg का और फोर्स लगाना होगा, सारे फोर्स लगाने होते हैं। सो इसका मतलब इसको mg और एड अप करना चाहिए, बराबर है। सो ये P डैश, इसको P डैश एक मिनट के लिए मान लेते हैं क्योंकि P इसने पहले लिख रखा है, ये P डैश फाइनल वाला है, तो ये बनेगा P नॉट S, S और कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा KX नॉट डिवाइड बाई S प्लस mg। ये अपने को P डैश के बारे में, फाइनल प्रेशर के बारे में पता चल गया। फाइनल प्रेशर पता चल गया, इनिशियल प्रेशर P गिवन है, बाकी सारी स्टोरीज सबको पता है। अब आपको क्या का आंसर करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसने पूछा फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज, अरे यही पूछ लिया, तो हम लोगों ने निकाल लिया ना, P नॉट प्लस KX नॉट बाई S प्लस mg बाई S, यस दैट्स करेक्ट। सो एक मार्क आपको तो डायरेक्टली मिल गया जस्ट बाय बैलेंसिंग दिस इक्विलिब्रियम फोर्सेस यू कैन से। तो अभी तक आपने थर्मल फिजिक्स या केटीजी का कोई खास यूज नहीं किया। सेकेंड में उसका यूज करना, वर्क डन बाय द गैस। अच्छा वर्क डन इसने एक ही बार पूछा, बार बार नहीं पूछा, इसका मतलब है कि वो सारे आपसे ज्यादा कैलकुलेशन कराना चाहता है। दूसरा इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, चेंज। तीसरा टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है कि टेम्परेचर ऑफ गैस क्या हो रहा है। अच्छा
ये जो लास्ट वाला है ना, इसका आंसर तो हम दे सकते हैं लॉजिक से, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आर में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के बारे में क्या बात कर पाएंगे? अभी नहीं कर पाएंगे, अभी हमको पी की जरूरत है जानने की। पी के साथ क्या हो रहा है? पहले इसका प्रेशर कुछ रहा होगा, अब जब ये ऊपर बढ़ रहा है, चल रहा है, तो उसके प्रेशर के बारे में ये एक्स के एक्स वाला टर्म ऐड अप हो रहा है। इनिशियली कितना प्रेशर रहा होगा? उसने बोला है इनिशियली एटमॉस्फेरिक से ज्यादा था, ठीक है। सो पी के बारे में अभी कोई क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है, तो टी के बारे में हम कुछ क्लियर नहीं बता पाएंगे। हालांकि वी बढ़ रहा है तो बढ़ने के चांसेस जैसे लग रहे हैं, बट पी विल डिसाइड, सो वी कांट से अबाउट दिस थिंग क्लियरली। मोर ओवर वर्क डन और इंटरनल एनर्जी वाली स्टोरी बची है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये थर्मली इंसुलेटेड है, बाहर से हीट का आना जाना नहीं है, तो वर्क डन और थर्मल एनर्जी वो आपस में एडजस्ट करेंगे। चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली, जब ये ऊपर गया तो पिस्टन की एनर्जी पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल आया होगा, इंटरनल एनर्जी आया होगा और स्प्रिंग एनर्जी आया होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली? टोटल एनर्जी में इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो इस तरह से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने टोटल एनर्जी इनिशियली लिखी है, इंटरनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल की इनिशियल एनर्जी और स्प्रिंग की इनिशियल एनर्जी। फाइनली इंटरनल एनर्जी, फाइनल स्प्रिंग के पास कितना एनर्जी रहा होगा और ग्रेविटेशन का फाइनल कितना रहा होगा, ये बोल सकता हूँ। देन आफ्टर अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस हो जाएगा, प्लस फाइनल माइनस इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी आ जाएगी, तो चेंज इन एनर्जी जीरो, प्लस फाइनल माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी आ जाएगी, ये जीरो। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, जिस तरह से भी आपको सूट करता है इक्वेशन लिखना। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, हीट का कोई इन्वॉल्व है नहीं, इसलिए हीट आएगा नहीं। तो अपने पास फोर्स था, प्रेशर फोर्स, और हमने इंटरनल एनर्जी यूज किया हुआ है, स्प्रिंग को यूज किया हुआ है, दैट्स ऑल। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये सब रोल प्ले करेगा। अपना प्रेशर इनसाइड का, प्रेशर आउटसाइड का अलग अलग है। तो मैंने प्रेशर वाला टर्म नहीं लिखा, अपने को प्रेशर का भी टर्म लिखना चाहिए था, वर्क डन बाय प्रेशर एज वेल। तो प्रेशर एनर्जी के बारे में भी बात कर सकते हैं। और गैस का जो इंटरनल वर्क डन था वो तो ग्रेविटेशन, प्रेशर, एक प्रेशर का टर्म और अपने को लिखना चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये वर्क करेगा, और इंटरनल एनर्जी का रोल जो आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। उसने बोला वर्क डन बाय द गैस, सो वर्क डन बाय द गैस विल बी बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर। सो यहाँ पर एक टर्म और लिखना होगा, प्लस वर्क डन बाय द गैस। ये जो एनर्जीज लिखी थी ना, इसमें एक दो टर्म्स ऐड अप करने की अपने को जरूरत है, जो कि वर्क एनर्जी जैसा ही है बेसिकली। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इस लाइन को हटा देता हूँ मैं और इस तरह से लिखता हूँ कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी है, चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस प्लस वर्क डन बाय द पी नॉट। ये रिलेशन बनेगा अपना, क्योंकि इसमें पी नॉट जो है ना वो पी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है और ये अलग अलग है, तो इसका भी वर्क डन चाहिए अपने को। ये जो स्टेटमेंट है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया और किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। आपके पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम है बेसिकली वही है,
आप लिखोगे वर्क डन बाई P प्लस वर्क डन बाई P नॉट प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, ये सारा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो हम लोग लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगा। काइनेटिक वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो जो इंटरनल एनर्जी वाला टर्म अपने पास यहाँ पे आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म 0 हो जाता है। तो ये स्टोरी चल रही है। वर्क डन बाई प्रेशर जो कि गैस हो गया, वर्क डन बाई P नॉट जो कि ये हो गया, और ये जो स्प्रिंग की एनर्जी होती है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में चला जाता है, तो वो स्प्रिंग का इधर टर्म आ गया। ग्रेविटेशन वाला टर्म आपका यहाँ पर आ गया, और जो इंटरनल वाला वो ऑलरेडी यहाँ पे था। सो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इन ब्रॉड सेंस पे लगाई गई है। सो अब आपको पता चल जाएगा जो ये इंटरनल एनर्जी है। सो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग देखेंगे, डेल्टा यू है। चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनली अपने पास kx नॉट रही होगी, हाफ kx नॉट स्क्वायर, इनिशियली 0 थी। ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ गई है mgx नॉट से, इजंट इट, और इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस अपने को निकालना है, प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर कितना रहा होगा। प्रेशर हमारा ये P नॉट वाला नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो ये माइनस P नॉट इंटू वॉल्यूम इज गोइंग टू बी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू S नॉट। तो ये रिलेशन अपने को दिख रहा है। So that is going to be our relation with us. अब इससे रिलेटेड अपने को दो आंसर देने हैं, एक तो वर्क डन, दूसरा इंक्रीज और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। So what we can say here, in the work done by the gas को कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये इंटीग्रेट करना चाहिए। और अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं किसी भी मोमेंट पर, कुछ तो मिसिंग टाइप का लग रहा है। सेपरेटली करते हैं। वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन P dV। प्रेशर कैसे बदल रहा है, एज्यूमिंग की इक्विलिब्रियम हर मोमेंट पे रहता है। हालांकि ऐसा एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्वासी स्टडी इक्वेशन के लिए हम लगा सकते थे, तो ये P यूज किया जा सकता था। तो ये आएगा P नॉट प्लस kx किसी भी इंस्टेंट पर प्लस mg डिवाइड बाई s, दैट्स P इंटू वॉल्यूम को लिख सकते क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना था। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा P नॉट x नॉट, टोटल हमारा x कितना जा रहा है x नॉट, प्लस ये s और s कैंसिल हो जाएगा, हाफ k x नॉट स्क्वायर प्लस mg x नॉट। ये स्टोरी बनती है अपने पास। तो जो वर्क डन आने वाला है वो ही आएगा। सो वर्क डन को हम लोग यहाँ से क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को मान करके सॉल्व करेंगे। तो वर्क डन बाय द गैस इसने दिया है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस mgx नॉट, वो रहेगा। जबकि इसमें हमारे पास जो px नॉट sx नॉट भी आ रहा है। अच्छा, अगर केवल गैस के लिए हम अप्लाई करें तो गैस के लिए तो हम ये जानते हैं ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू 0 है क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं चल रहा है। एक तो बात ये थी कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। इसका मतलब जो डेल्टा डब्ल्यू है ना वो माइनस डेल्टा यू के बराबर है, और माइनस डेल्टा यू के बराबर फिर ये नंबर आ जा रहा है। तो अपने को पता चला माइनस डेल्टा यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस mg x नॉट प्लस p नॉट sx नॉट आ रहा है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस। वर्क डन की वैल्यू प्रॉपर नहीं लिखी गई, इसको करेक्ट कर देंगे, इसको नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपको ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया था उसका कनेक्शन बता देते हैं। आप केवल इतना सोल्यूशन समझो, ये ज्यादा सही है, क्योंकि वर्क डन गैस को हम लोग यहाँ से निकालते हैं, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, फिर यहाँ से रिलेट कर लेंगे। इससे पहले जो सोल्यूशन दिया था इसमें ये जो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी थी ये आपस में लिंक थे। तो अब चाहो तो इसको भी एलिमिनेट कर लो, ये थिंकिंग इस तरह से डील कर लो सीधे थर्मोडायनेमिक्स को लगा करके। जो अब
जो मैंने इरेज किया उसके लिए आपको ये जो सोचना जरूरी था कि किसको कंसीडर करना है, किसको नहीं करना है, कौन सा वर्क कर रहा है, क्योंकि गैस में जो गैस का वर्क डन है और इंटरनल एनर्जी है ना, ये आपस में लिंक होते हैं। उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, वर्क डन बाय द गैस, फर्स्ट लॉ। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक तो एबीडी से आपको आंसर मिल जा रहा है, दूसरा वर्क डन की डेफिनेशन से मिल जा रहा है, तीसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मिल जा रहा है। मेकिंग सेंस? कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने जो इरेज किया है और जो यहाँ पे लिखा, दोनों में क्या अंतर है मैं बताता। इसमें जो मैंने सिस्टम लिया है ना, वो केवल गैस को लिया है, और जब हम गैस को सिस्टम लेते हैं तो ये करते हैं। इससे पहले जो मैं लेने की कोशिश कर रहा था उसमें गैस प्लस स्प्रिंग सबको ले रहा था, तो स्प्रिंग को अलग रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेशर निकाल लिया तो प्रेशर ने स्प्रिंग का रोल प्ले कर दिया, रोल बता दिया क्या रोल आने वाला है, और फिर केवल गैस को सिस्टम मानो, गैस के रूल लगा दो। अगर वो समझ में आता है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जा सकते हैं और इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द फिगर शोज अ डायग्राम और ग्राफ बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स और क्वांटिटीज आइडियल गैस के लिए। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। क्वांटिटीज में एक टेम्परेचर है, दूसरा 1 अपॉन डेंसिटी है। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी को आप याद करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको आप लिख सकते हो पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम, जहाँ पर डेंसिटी रो होती है, पी प्रेशर होता है, एम मॉलिक्यूलर मास होगा या मोलर मास होगा उसका, तो एम तो अपने को फिक्स रहेगा, आर और टी आर कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, पी रो टी। इसने जो ग्राफ बनाया है वो 1 अपॉन रो और टी पे बनाया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी बाई रो, या बेटर होगा आप ऐसे लिखो 1, let me use this black color, 1 by rho is equal to r upon pm into t। अब देखो ये ऊर्जा से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। तो y को तो हमने 1 बाई रो माना, ठीक है, x को t माना, ठीक है, तो स्लोप किया जा रहा है, स्लोप। स्लोप जब आप पकड़ोगे तो आएगा r डिवाइड बाई p इंटू एम। गैस है, जो आपने आइडियल गैस ली है उसके लिए m कांस्टेंट रहता है, r हमेशा कांस्टेंट रहता है, p स्लोप बताएगा। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है, सिंस स्लोप इज कांस्टेंट तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया। क्या कंक्लूजन निकल के आया? p कांस्टेंट। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ये जो इक्वेशन आपको, ये जो ग्राफ दिखाया गया है, दिस ग्राफ ऑफ विच टाइप, आई मीन विच प्रोसेस इट इज इंडिकेटिंग। तो क्या हम बता सकते हैं कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है, दैट मींस आइसोबारिक प्रोसेस है। सो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। मोर ओवर, जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो 1 से 2 जाने पर क्या हो रहा है? 1 से 2 जाने पर हम यहाँ से भी चेक करके बता सकते हैं, अदरवाइज भी बता सकते हैं प्रेशर के टर्म में कि प्रेशर पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। जब हम प्रेशर तो कांस्टेंट जा रहा है, फर्क किस पे पूछेगा? वॉल्यूम पे पूछेगा और भी चीजों पे पूछेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स इन इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो आइसोबारिक तो है, क्या ये एक्सपेंशन है ये भी देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो रहा है? जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं 1 से 2 तक, तो 1 अपॉन रो हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब रो कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि 1 का वॉल्यूम और 2 के वॉल्यूम में 2 का वॉल्यूम ज्यादा है। समझ में आया? या फिर आप ऐसे चेक कर लो, 1 अपॉन रो 1 is smaller as compared to 1 upon row 2। 1 upon row बेसिकली वॉल्यूम से इंडिकेट करता है, तो वॉल्यूम V1 is less than V2। V2 बढ़ गया यानी एक्सपेंशन चल रहा है, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन है, यस। फिर आपसे बोलता है कि लार्ज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हाई द प्रेशर। स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो ये रॉन्ग हो गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 से 2 जाने पे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी। अब देखो चाइल्डिश जैसे ऑप्शंस लगेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज पॉजिटिव। वॉल्यूम आपका कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब कोई वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। ऑप्शंस मार्क कर दिए, आंसर हो गया। एनी ऑप्शन एक्सप्लेन करना हो फिर से तो आप बोल सकते हो।
आप पाओगे कि इसमें इस फर्स्ट पेपर में थर्मोडायनेमिक्स काफी ज्यादा दिखा था, thermal physics in totality. Question number 9, ideal gas undergoes this relation, again similar type, molar heat capacity of the process बताना. molar heat capacity, process का molar heat capacity बताना, ये एक अच्छा सवाल है. वो दिया गया है तो इसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, फिर अपने को वर्क डन वगैरह निकालना होगा. देखो जैसे कि अपने पास आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है, तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर देन कांस्टेंट प्रेशर. ये इस प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं. तो कई बार एग्जाम में क्या करता है कि किसी एक प्रोसेस के लिए मॉलिक्यूलर हीट के बारे में मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में पूछता है. तो आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, या फिर मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू, दैट मींस डी क्यू डिवाइड बाई एन डी टी. इसको आपको याद रखना है और सारा काम यहाँ से स्टार्ट करना है. कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर रखेंगे, कोई और प्रोसेस होगा तो कुछ और प्रोसेस रखेंगे. अच्छा, यहाँ पे जो प्रोसेस अपने को दी गई है वो ये Pt इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो अपने को पता है Pt इज इक्वल टू कांस्टेंट. डिफरेंशिएट कर दो इसको. जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा P dt प्लस T dP इज इक्वल टू 0. अच्छा, अपने को dq बाई dt चाहिए. चलते हैं dq पे. dq की वैल्यू जो होती है वो ncv dt आएगा प्लस pdv आएगा. अब अपने को ये चाहिए कि इसको रिलेट करना है टेम्परेचर से, प्रेशर से किससे रिलेट करना है उस पर डिपेंड करेगा. क्योंकि dq है, dt के टर्म में आएगा तभी हम dq बाई dt निकाल पाएंगे. यहाँ dt ऑलरेडी है, इसको हमको dt के टर्म में ले जाना है. सो अपने पास एक और इक्वेशन है, क्या, pv इज इक्वल टू nRT. इससे अपने को मिलेगा pdv प्लस vdp इज इक्वल टू nRDT. सो इस इक्वेशन से हमने ये निकाला और ये फर्स्ट लॉ से निकाला, इस इक्वेशन से ये निकाला. देन आफ्टर अपने को क्या करना होता है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो सकता है और सिंपल तरीके से हैंडल हो जाए. जब कभी मोलर हीट कैपेसिटी निकालना हो या गिवन हो तो उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ पीडीवी अपने को चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से पीडीवी पकड़ते हैं. पीडीवी की वैल्यू के लिए अपने को एनआरटी तो चाहिए और उसके साथ वीडीपी चाहिए. यहाँ पे अपने को कुछ पता होगा, क्या पता होगा, जैसे डीपी की वैल्यू डीटी के टर्म में पता है, बस उसी की जरूरत थी. हाँ, ये माइनस में जाएगा. गुड. वी डी पी आ जाएगा. परफेक्टली गुड. तो यहाँ से डीपी की जो वैल्यू आप निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी माइनस पी बाई टी डी टी. कैलकुलेशन को आप ध्यान देते रहने का, मैं आइडिया पे फोकस कर रहा हूँ. सो ये डीपी की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो. सो दिस विल बिकम एन आर डी टी माइनस वी. डीपी के प्लेस पर आपको लिखना है माइनस पी बाई टी डी टी. बेसिकली ये पूरा टी का टर्म में आ जा रहा है. सो वी आर गेटिंग एन आर प्लस पी वी बाई टी डी टी. अच्छा, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी बाई टी कितना हो जाएगा, पी वी बाई टी भी कितना हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा. तो ये बेसिकली हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स एन आर डी टी. दिस इज व्हाट पीडीवी कन्वर्टेड इनटू. अब आप इस इक्वेशन पे आ जाओ जो डी क्यू वाली इक्वेशन है. सो डी क्यू इक्वेशन वॉज एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी विच बिकम ट्वाइस एन आर डी टी. ओवरऑल अब देखोगे तो यहाँ से हम डी क्यू डिवाइड बाई एन डी टी निकाल सकते हैं. तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज सी वी प्लस ट्वाइस आर आ रही है. ना देखो, एंड ये जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस. बट हैंडल करने का अपने पास वे आउट क्या है, हैंडल करने का वो प्रोसेस का नाम बताएगा, उस प्रोसेस से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे और वहां से डी क्यू और डी टी को टर्म इंटरलेट करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि ये फॉर्मूला बन जाए. तो ये अपने के लिए सी आ गया. सो मोलर हीट कैपेसिटी इज फॉर दिस प्रोसेस इज Cv प्लस ट्वाइस आर. एक बार ही आपको आता है तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हो. जैसे कि हम ये पता कर सकते हैं कि इसका गामा कितना होगा. ये गामा इक्वल टू होगा, यहाँ पे मिसिंग होगा, गामा की वैल्यू अपने को बतानी है. सो
पता चल गया। CV कितना दिया गया है, C is 3.24 is equal to CV। गैस के बारे में अपने को पता नहीं है, लेकिन हम CV को जानते हैं। कैसे लिख सकते हैं, FR/2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से लेकर के। आप चेक कर सकते हो क्या CV को हम लोग यही लिखते हैं, यस +2 आई शायद। अब आप देखोगे कि R की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो F की वैल्यू पता चल जाएगी। एक बार F पता चल जाएगा तो गामा पता चल जाएगा। तो हमारा ये लास्ट वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार गामा पता चलता है अपने को, तो हम बता सकते हैं द वर्क डन बाय द गैस कितना है। वर्क डन बाय द गैस होता है PdV, और इज ये डेल्टा टी होगा, ये तो कहीं है भी नहीं। तो डेल्टा टी के टर्म में आप देखो कितना आता है, ये आ रहा था, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये वर्क डन बन जाएगा। तो आएगा 2nr डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इसको नंबर ऑफ मोल्स भी इंडिकेट करना चाहिए था, क्योंकि PdV को जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना तो उसमें n भी रहेगा। तो 1 मोल के लिए अगर देखोगे तो ये सही हो जाएगा 2r। यहाँ पर एक n टर्म्स आना चाहिए था, या फिर 1 मोल के बारे में बात करनी चाहिए था। सो उस बेसिस पे ये करेक्ट हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे, 2 में से 1 करेक्ट आ जाएगा। सो ये कॉपी कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है या फिर आइडिया है वर्क करने के लिए। हम लोगों ने पहले भी बात किया है, बट स्टिल यू कैन कॉपी इट और यू कैन अंडरस्टैंड। कोई रिपीट करने वाला पॉइंट आ रहा हो तो बोल सकते हो। यहाँ से हम W भी निकाल सकते हैं, DQ भी, Q भी निकाल सकते हैं, और बाकी तो फिर आप डेल्टा U निकालना तो आपको आती है डायरेक्टली NCV डेल्टा T से। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन फ्रॉम द थर्मल। इट सेज कि अपने पास एक पार्टीशन है, डिवाइड करता है कंटेनर को, इंसुलेटेड वॉल्स हैं, 2 कंपार्टमेंट दिए गए 1 और 2, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। सेम गैस को फिल किया गया। सेम गैस फिल करने का मतलब उसकी एटॉमिसिटी सेम रहने वाली है, और इनिशियल पैरामीटर आपको दे रखे हैं। पार्टीशन कंडक्टिंग वॉल है और वो मूव कर सकता है, इसका मतलब ये हीट को पास कराएगा एज वेल एज मूव भी करेगा। Which of the following statements are correct with reference to the final equilibrium position? तो final equilibrium position में आपको प्रेशर पता करना है कितना होगा, वॉल्यूम पता करना है, ये सारी चीजें पता करनी है। आप क्या करो, एक सिमिलर टाइप का फिगर और बना लो फाइनल के लिए, और प्रेशर इसका ज्यादा था तो कुछ ऐसा बन जाएगा, some sort of this। मैं आपको सिर्फ आइडिया देके छोड़ देता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है। फर्स्ट का प्रेशर और सेकंड का प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी फाइनली, तो प्रेशर्स बराबर होंगे। तो अगर इसका नाम P' है तो इसका भी नाम P' हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर्स इक्वल रहेंगे, क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है, तो दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग वॉल। इसका टेम्परेचर अगर T' पकड़ा गया तो इसका भी टेम्परेचर T' पकड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो वही रहेंगे अपने इंडिविजुअल्स वाले, वो चेंज नहीं करेंगे। वॉल्यूम कम ज्यादा होगा वो अपने को पता करना है, तो आप इसका फर्स्ट के वॉल्यूम को V1 पकड़ लीजिए, सेकंड के वॉल्यूम को V2 पकड़ लीजिए। इतना करने के बाद अब आप सॉल्व करोगे। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के लिए लगाओगे, तो फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए PV इक्वल टू NRT लगाना है, तो PV इक्वल टू N1RT रहा होगा। फाइनली क्या हो गया, P' V' इज इक्वल टू N1 वही रहेगा, RT' V' की जगह V1 लिख देते हैं, 2 V है, V1 और ये N1 रहा होगा, RT' रहा होगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, तो P डिवाइड बाई P' की जो वैल्यू आ जा रही है, साथ में V अपॉन V' भी आ रहा है, इज इक्वल टू T अपॉन T'। एक ये रिलेशन आपको रेडी हो गया। अब कंपार्टमेंट 2 पर आ जाओ। When you are in the second compartment, will total pressure be conserved? प्रेशर कंजर्वेशन नहीं होता है। आपने जो पूछा है कि क्या टोटल प्रेशर कंजर्व रहेगा, नो, देयर इज नथिंग लाइक प्रेशर कंजर्वेशन। देयर इज लाइक वॉल्यूम टोटल वही रहेगा, मोल्स टोटल वही रहेंगे इंडिविजुअल के, वॉल्यूम टोटल का टोटल रहेगा वही। प्रेशर
दोनों में कंपार्टमेंट में बराबर रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये जो फ्री मूवेबल पिस्टन था ना, वो इक्विलिब्रियम पे था। तो जब उसका एबीडीए बनाओगे तो दोनों तरफ से प्रेशर फोर्स बराबर आएगा। इसका मतलब दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए। सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए इनिशियली क्या होगा? ट्वाइस पी इंटू ट्वाइस वी इज इक्वल टू N2R इंटू टी। फाइनली क्या होगा इसके लिए? प्रेशर P डैश, वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू मोल सेम R, टेम्परेचर T डैश। अगेन डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स P डिवाइड बाई P डैश इंटू V डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू T डिवाइड बाई T डैश। हाँ, ये जो दो रिलेशन मिले ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बेसिस पे हम लोग आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक और रिलेशन चल रहा होगा। क्या? टोटल वॉल्यूम जो इनिशियली था फाइनली भी वही आएगा। इनिशियल कितना था? V प्लस 2V, दैट इज 3V। फाइनली कितना आएगा? V1 प्लस V2। सो अल्टीमेटली हमारे पास एक रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन ये, तीसरा रिलेशन ये। इन तीनों को सॉल्व करके अपने को कुछ अननोन्स निकालने हैं। हमारे पास क्या क्या अननोन है? P डैश अननोन है, T डैश अननोन है, V1 V2 अननोन है। तो अननोन हमारे पास ज्यादा है। तो एक रिलेशन अपने को और चाहिए। अगर एक रिलेशन और मिलता है तो आप पाओगे कि इसका हम सारे आंसर दे देंगे, चाहे वो फाइनल वॉल्यूम हो, चाहे फाइनल प्रेशर हो, चाहे फाइनल टेम्परेचर हो, चाहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो। अच्छा, फाइनल एक और कहाँ से रिलेशन आएगा वो समझते हैं। उसके लिए इसने कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि हीट को बाहर से आना जाना नहीं है। तो कुछ बोला होगा, कंटेनर हैव इंसुलेटेड वॉल्स। तो ये जो इंसुलेटेड टर्म है ना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे ना कि इसकी जो वर्क डन तो नट सेल में 0 रहा होगा। फिर क्या होगा कि एक की इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 रहा होगा। तो जितना इनिशियली इंटरनल एनर्जी थी, फाइनल इंटरनल एनर्जी वही आनी चाहिए। तो हम फर्स्ट के लिए इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, सेकंड की इनिशियली निकालते हैं, फाइनली दोनों की निकालते हैं, बराबर करते हैं। सो सेम गैस है तो सीबी भी वही रहेगी, इसलिए ये सेम गैस वाला भी टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पहले के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास N1 थे। सीवी की वैल्यू रख लो। डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज आया? T डैश माइनस टी आया, प्लस दूसरे में N2 मोल्स थे, सीबी वही थी, टेम्परेचर चेंज T डैश माइनस टी आया। माय गुडनेस, ये चेंज 0 आना चाहिए। ये चेंज 0 आने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू द प्रोसेस। इसका मतलब ये है सॉरी, ऐसा करने से अच्छा हम बस प्रेशर और मतलब मोल्स कांस्टेंट करें तो भी आ जाता ना पूरा। मोल कांस्टेंट कराया, हाँ वो भी कर सकता हूँ। इनिशियल मोल वो भी हमारे initial moles equal to final moles. Basically we are doing the same thing. Initial moles is equal to final moles. That's what we are doing. No, यहाँ से ये भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हाँ सर मोल्स कंजर्व करके पहले फाइनल प्रेशर निकाल लेंगे, बाद में फिर वेसल 1 में जितना मोल्स पहले थे उतने वेसल 1 में मोल्स। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हम लोगों ने वही किया ना। देखो फर्स्ट के मोल्स अभी देखते कुछ करेक्शन तो नहीं आ रहा। ये फर्स्ट के मोल्स बराबर लेके चले, इसको मतलब मोल कंजर्वेशन किया फर्स्ट का। सेकंड के मोल बराबर लेके चले तो यहाँ सेकंड का मोल कंजर्वेशन कर दिया। तो ये मोल कंजर्वेशन से यार अपने को एक और रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो लास्ट इक्वेशन लिखी मैं इसको रीराइट करता हूँ एक बार फिर से, ध्यान इस पे अटेंशन देता। क्योंकि इंसुलेटेड वॉल है तो हीट का आना जाना नहीं है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट और वर्क डन दोनों रोल प्ले करते हैं। मैंने एक लाइन बोल दी थी, उसको करेक्ट करना है कि वर्क डन, ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन मूव करेगा, है ना, और इनिशियली ये वाला फोर्स ज्यादा रहा होगा, ये फोर्स बराबर रहा होगा। तो जो वर्क डन आएगा वो नॉन जीरो आएगा। तो अपने को फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को प्रॉपर लगाने का, प्रॉपर का मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दस आओ, इसको जीरो बोलो, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू, जो अभी हम लोगों ने लिखा था वो डेल्टा यू था। दैट मीन्स N1 CV T डैश माइनस टी प्लस N2 CV T डैश माइनस टी।
देन आफ्टर यू विल फाइंड कि इतना तो हुआ डेल्टा यू के बारे में, प्लस वर्क डन, हाउ मच द वर्क डन इज गोइंग टू बी देयर। तो प्रेशर का वेरिएशन, लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर इसका धीरे धीरे कम प्रेशर हो रहा होगा, इसका धीरे धीरे ज्यादा प्रेशर हो रहा होगा। तो वर्क डन के बारे में क्या ख्याल है, ये अपने को एक बार फिर से जस्टिफाई करना पड़ेगा। यस, T by T plus 2T 2V by T equals to P naught 3V by T कर सकते हैं, उससे आ जाएगा सीधा, इतना बड़ा करने से। अच्छा हाँ, अब हो सकता है कि यहाँ पर जो लिखना है डेल्टा डब्ल्यू थोड़ा सा क्रिटिकल जा रहा है, भारी जा रहा है, तो आप इन दोनों से भी, तीनों से सॉल्व हो सकता है। आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट और टू को, क्योंकि उसने ऑप्शन बहुत सिंपल पूछे हैं तो चलता है, क्योंकि यहाँ डेल्टा डब्ल्यू निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल जा रहा है। फर्स्ट और टू को डिवाइड करो, जैसे आप डिवाइड करोगे ना तो अपने को मिल जाएगा क्या, v स्क्वायर डिवाइड बाई v1 v2 इंटू 4 टाइम्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बना जाएगा। तो अपने पास v तो अपने को पता है फाइनल वॉल्यूम, यस, तो अपने को ये पता चल रहा है कि 4v स्क्वायर या v1 v2 इज इक्वल टू 4v स्क्वायर। एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, v1 v2 दो अननोन है जिनको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का जाएगा। यहाँ से v1 को पकड़ करके यहाँ पे रख दो तो v2 में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लो तो v1 v2 पता चल जाएंगे, जिससे हमको फाइनल वॉल्यूम के बारे में पता चल जाएगा। और प्रेशर इन द टू कंपार्टमेंट इक्वल है, ये हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो पहला क्लियर हो गया। ये दोनों हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फाइनल प्रेशर निकालना होगा, फाइनल प्रेशर के लिए फिर हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो अपने को फाइनल प्रेशर निकल के आ जाएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी से इससे ही निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे, वरना हमारा आंसर जैसे इसने दिए गए हैं वो डायरेक्टली निकल के आ जा रहे हैं। कॉपी कर सकते हो और इसको एक बार सॉल्व करना, फाइनल तक आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लेट मी नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्विकली मैं एक दो क्वेश्चन और कैच कर लेता हूँ, एटलीस्ट ब्रीफ कर देता हूँ। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कुछ मैकेनिक्स से लिखा हुआ बता हुआ दिख रहा था। ये देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट समझना चाहिए कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये थीटा एंगल दिया गया है, ये फिक्स कर दिया गया है। अपने को क्या करना है, इधर का एक्सेलेरेशन चाहिए, तो इधर एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा आता है, आप जानते हो। थीटा पता होगा तो जी साइन थीटा नीचे की तरफ हो जाएगा, ये फिक्स्ड है। सो देन यू कैन सिंप्लीफाई इट कि इधर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, 2m इंटू जी आएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछिए, तो अब इसने बोला ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव, इसको जस्ट मूव कराना है, किधर जस्ट मूव करेगा, ऊपर की तरफ, जिसमें फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन आएगी, फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन याद रखने की जरूरत है। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट शुड बी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, mg cos थीटा लगेगा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाला। ये f यूज कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे t यूज कीजिए, बाकी जो आप जानते हो 2t यूज कीजिए, और यहाँ पर 2t यूज कीजिए। इसकी इक्वेशन लिखिए, इसकी इक्वेशन लिखिए। जस्ट केस में है तो फिर जस्ट बैलेंस वाला केस लगा दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। आ गया होगा आप लोगों का आंसर। किसी को इशू रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं आया तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्विकली क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बोलता है कि द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द शोन इज दिस सो दैट इट कंप्लीट्स द रेवोल्यूशन, फुल रेवोल्यूशन। चल क्या रहा है वो देख लेते हैं। 1 kg का स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, रोटेट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो वर्टिकल सर्कल नहीं बनाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स ये लग रहा है, मिनिमम वेलोसिटी अपने को पता करनी है। ये 45 है, माइनस है, तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा। अब देखो इसको कैसे बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना आपका, वो कितना जा रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, इसका रूट लगा लोगे। सो ये इधर चल रहा है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ग्रेविटी है नहीं, और यहाँ से आपको इसको कंप्लीट राउंड कराना है, तो ये जस्ट ग्रेविटी वाला केस हो गया ना। अपने को पता होता है वी मिनिमम कितना चाहिए, रिमेंबर दैट अंडर रूट। एनीबॉडी रिमेंबर हाउ मच दैट ग्रेविटी में नीचे से फुल सर्कल कराने के लिए स्ट्रिंग वाले केस में मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी होती है? √5 g है।
हाँ तो GL होता है, कितना होता है 5√GL होता है, √5GL होता है। गुड। तो ये जो V आएगा इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √5A × L, दैट्स ऑल, आंसर हो गया। सो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को यूज कर लेते हैं। 5A की वैल्यू कितना रखना है 2, L की वैल्यू कितना रखना है 10। सो हाउ मच द आंसर, 10 × 10 इज 10, अंडर रूट के अंदर मार्क कर दो, विद इन सेकेंड्स यू कैन आंसर इट। सो जो ग्रेविटेशन में वर्टिकल सर्कल का केस था उसने हॉरिजॉन्टल में सेम बना दिया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जस्ट लाइक ग्रेविटी। एंड देन आफ्टर ये बोलता है रेशियो ऑफ एन एंड वेट, एक फिगर दिया गया होगा। अगर मैं आपको हिंट देता हूँ, बाकी अगर आपसे सॉल्व होके ना आए तो मेरे को बोलने का। ये यहाँ पर कहीं इसने O पॉइंट बनाया, ये इनिशियल है, फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, तो फाइनल पोजीशन में यहाँ पर होगा। ये रेस से आप पुश करते हो, प्रोबेबली रेस से पुश करता होगा। द स्मूथ वर्टिकल सर्कल, द नॉर्मल रेशन बताना है, टाइड एट वन एंड है। सो जिस तरह से दिखाया गया तो रेस पे ही रहा होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। कौन सा, किसका गैर आंसर आ रहा है आपका? 13th की बात कर रहे हो आप? आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेलोसिटी आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे। गो फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन 1 और 2 के बीच में। स्प्रिंग का एलोंगेशन पहले r/2 है, बाद में r/2 कंप्रेशन हो जाएगा, स्प्रिंग के पास सेम एनर्जी रहेगी। तो जो वेलोसिटी आई होगी वो कहाँ से आई होगी, वो जो वेलोसिटी आएगी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट विल कम बिकॉज ऑफ पोटेंशियल 2mgr। so v² should come as v²/r। एक बार चेक कर लीजिए, मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, 4g हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg प्लस mv²/r। Sir, yes, sir, the figure was not visible in the paper. not visible. Yeah, it was like we couldn't see. It was very small. oh so anyway मैं अभी एलाबोरेट कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा था, ये वायर का फ्रेम बना हुआ था और इसको फिक्स किया था यहाँ पर r/2 पर, और ये r रेडियस का सेमी सर्कल था, k की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से इसको रिलीज करता था या नहीं चाहता। एग्जाम में विजिबल नहीं था, ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको इनलार्ज कर दिया करूंगा। कुछ करेक्शन मैंने इसमें लिखा भी था डिटेल में, सेंटर कहाँ पे लाई करता है, ओ मिसिंग था इसलिए r/2 बिलो लाई करता है। नॉर्मल रिएक्शन टू वेट का रेशियो अपने को पता करना है। अच्छा, इसमें मैंने ये जो इक्वेशन लिखा है इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियली स्प्रिंग का एनर्जी, स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा, r/2 का होगा। बाद में जब यहाँ पर स्प्रिंग आएगा तो कंप्रेशन आ जाएगा, कितने का आएगा, r/2 का आ जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो उसकी r दी जा रही है। मैंने इस प्रॉवर तो किया है यहाँ पर, तो स्प्रिंग की एनर्जी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो r/2 दी है ना, r/2 है, मैं r दिमाग में था। ओके ओके, that's how the difference is coming. गुड। उसकी नेचुरल लेंथ r है, r/2 है, मैंने r को सॉल्व किया, तो इसके लिए इसका मतलब ये लास्ट वाले टर्म कैंसिल नहीं आउट होंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, हाफ k, r/2 था तो r² आ जाएगा इनिशियली। तो इतना स्प्रिंग के पास एनर्जी रहा होगा, और यहाँ पर अपने पास बनेगा हाफ r/2 है, तो फिर ये नेचुरल लेंथ पे चला जाएगा, फाइनली वो नेचुरल लेंथ पे चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। गुड। तो ये टर्म और आना चाहिए था। अच्छा, ये टर्म की वैल्यू कितनी हो जा रही है, दिस टर्म इज गोइंग टू बी kr की जगह हम लोग लिख सकते हैं mg, तो हाफ mgr आ जा रहा है, हाफ mgr आ जा रहा है। तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ पर एक g बचा होगा m से डिवाइड करने के बाद। मैंने अदरवाइज ऐड कर दिया इस एनर्जी को, पहले पोटेंशियल एनर्जी ये थी, सॉरी, तो वहाँ पे माइनस भी लगा सकते थे, या फिर यहाँ पे ऐड करना चाहिए था हाफ k r²।
एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली इसके पास इलोंगेशन आर रहा होगा, फाइनली इसका इलोंगेशन 0 रहा होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ आएगा वो स्प्रिंग का एनर्जी आएगा, और जब वो नीचे जाएगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से एक और जी बनेगा, तो ये बेसिकली 5g के बराबर हो जाएगा। तो ये अपने पास आएगा mg प्लस 5g दैट इज इक्वल टू 6g, 6mg। सो n अपॉन mg का रेशियो आपसे चाहिए था, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 6 आ रहा है। स्प्रिंग की इनिशियली नेचुरल एनर्जी लेंथ जो है r/2 था। आप एनर्जी कंजर्वेशन करो, अपने बेसिक लॉ से लगाओ, इनिशियल को फाइनल लिखो, सिंप्लीफाई करो, फिर नीचे पॉइंट पर फोर्स को बैलेंस करा दो, तो ये यूज कर सकते हो आप। यस, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। टाइम भी आपका हो गया है फिर भी। somebody want to ask? Sir, can you show the question once? This question. ओके, क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको ये दिखाता और आपको पढ़ के भी बता देता कि एक बीट दिया था और स्प्रिंग से कनेक्टेड है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ r/2 है, ओ पॉइंट फिक्स है जो कि सेंटर से बिलो था, स्मूथ है यानी फ्रिक्शन नहीं है, बाकी n अपॉन mg का रेशियो निकालना है। Okay, sir. और अब मैं फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर अटैच्ड है, और इनिशियली बीड आपका यहाँ पर है, तो स्ट्रेच कितना रहा होगा? आर रहा होगा। जब ये बीड आपका चल करके यहाँ पर आएगा तो अनस्ट्रेच्ड हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते थे, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी 2mgr, इसको 0 रेफरेंस लेने से। 2r क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हाइट 2r हो जा रही है। स्प्रिंग के पास रही होगी हाफ kr², काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी, फाइनली पोटेंशियल 0 हो गई, स्प्रिंग की 0 हो गई, और ये हाफ mv² हो गई। ये एनर्जी, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट करना। Sir, ओके, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर। यस sir, but initial elongation will be r/2, so the spring's energy will be half kr²/4. नो नो, इट्स नॉट r/2, इट्स r, क्योंकि उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ r/2 बोला है। वही मिस्टेक मैंने कर दिया था, मैंने भी उसको r समझ लिया था बिना पढ़े हुए क्वेश्चन। इसने बोला अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज r/2, और इनिशियली उसकी टोटल लेंथ कितनी दिख रही है आपको? देखो फिगर, ये O से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, तो ये r/2 टिल सेंटर है। सेंटर इसका यहाँ पर है, O इज नॉट अ सेंटर, तो यहाँ से यहाँ पर r और नीचे r/2, तो एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा r है। अंडरस्टूड? यस। सो वो लैंग्वेज पढ़नी थी क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग यूज करना था, फिर आपका आंसर आ जाता। 13th नहीं आएगा। 13th का आंसर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। आपका आंसर 5.75 आया है। जी को आपने 9.8 नहीं, जी तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। 6 आना चाहिए, उसमें 5 पॉइंट डेसिमल में जाने का क्या लॉजिक जा रहा है? क्योंकि वो उसने n अपॉन mg पूछा है, तो g तो रखना भी नहीं है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स है। हाँ 6 ही आएगा, 11 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका 13th हो गया। अब ये टाइम ज़्यादा हो गया तो हो सकता है आप डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो। 14, 15, 16 ये बचे हुए क्वेश्चन हैं। 15th एक अच्छा सवाल है जो शायद आपसे नहीं हुआ होगा, तो इसको हम लोग एक बार फिर से कल पकड़ लेते हैं, और एक बार आप ट्राई कर लीजिए, एंड देन आफ्टर जो आपके डाउट वाले होंगे वो कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो ऑब्वियस होंगे उनको छोड़ देंगे, वो आप कर लेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन था जिसका एक्सप्लेनेशन मेरे को देना था, मे बी सेकंड पेपर में हो, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ, वो फाइनल एनर्जी में आपने इशू किया होगा, मैंने इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन अलग से भी लिखी, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दी पे लिखने से मिस्टेक्स होते हैं, तो आपको बैलेंस करना है जल्दी के साथ एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी पे ज्यादा फोर्स दीजिए, तो अगर कभी भी इशू लगे तो आप प्रॉपर लिखो, इनिशियल, टोटल, फाइनल, टोटल, एंड देन सिंप्लीफाइड। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। पहले पेपर के कुछ डाउट्स बताएंगे, अगर कंप्लीट होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।
Any quick doubt or confusion, if at all?